अभी तक हमने गुप्तों के कला, साहित्य, प्रशासन, आर्थिक जीवन का अध्ययन किया है। अब आज इस अंतिम वीडियो में हम गुप्तों के विदेशी व्यापार और राजस्व स्रोत और गुप्तों को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है के बारे में अध्ययन करेंगे। इस समय के अगर हम व्यापार और उद्योग की बात करें, गुप्त काल के व्यापार की बात करें तो आंतरिक जो व्यापार है उसके अंदर हम बात करते हैं पहले आंतरिक व्यापार की। आंतरिक व्यापार सड़कों के द्वारा भी होता था और नदियों के द्वारा भी, और इसमें जो प्रमुख वस्तुएं थी आंतरिक व्यापार की वस्तुओं की बात करें कि कौन कौन सी वस्तुओं का व्यापार होता था, तो एक तो जो दैनिक जीवन से संबंधित जो भी वस्तुएं थी, ये सभी वस्तुएं, और दूसरी विलासिता से संबंधित ये वस्तुएं यहाँ के नगरों और गांवों के अंदर बाजारों में इनको बेचा जाता था। और ये विलासिता वाली वस्तुएं हैं, ये दूरस्थ स्थानों से आती थी, दूरस्थ स्थानों से वस्तुएं आती थी। नारद और जो बृहस्पति स्मृति है इसके अंदर हमें क्रेता और विक्रेता के हितों की रक्षा के नियम हमें देखने को मिलते हैं। किसके अंदर? नारद और बृहस्पति स्मृति के अंदर। गुप्त काल के अगर हम मार्गों की बात करें तो जो मार्ग हैं वो इस समय सुरक्षित भी थे और निरापद भी थे। अगर इस समय के महत्वपूर्ण नगरों की बात करें कि कौन से नगर इस समय महत्वपूर्ण थे, तो उज्जैन, बड़ौच, प्रतिष्ठान, विदिशा, प्रयाग, पाटलिपुत्र, वैशाली, ताम्रलिप्ति, मथुरा, अहिछत्र, कौशाम्बी, ये इस समय के महत्वपूर्ण व्यापारी के नगर थे। एक महत्वपूर्ण घटना होती है इस समय, इस काल के अंदर, यानी गुप्त काल के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। एक तो इस समय रोमन व्यापार का अंत हो जाता है, यानी जो कुषाणों के समय था वो इतना इस समय नहीं रह पाता है, और जो दक्षिण भारत के प्रसिद्ध बंदरगाह थे उनका भी पतन हो जाता है। कौन कौन से हैं? जो जिनके अंदर देखो, मुजरिस है, अरिकामेडु है, मुजरिस है, अरिकामेडु है, कावेरीपत्तनम, इन बंदरगाहों का भी पतन हो जाता है। और इस समय एक चीज हमें देखने को मिलती है गुप्त काल के अंदर, अक्षय निधि। अक्षय निधि किसे कहा जाता था? अस्थायी दान को, यानी ऐसी भूमि जिससे लगातार हमें क्या मिलता रहे? भू राजस्व। भू राजस्व हमें हमेशा मिलता रहे। और इसका प्रथम उल्लेख हमें देखने को मिलता है जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, उसका सेनापति था आम्रकार्दव। उसने एक अभिलेख उत्कीर्ण करवाया और उस अभिलेख में बताया गया है कि हरिस्वामिनी एक महिला ने बौद्ध संघ में सबसे पहले क्या जमा करवाया था? अक्षय निधि। इसमें कि अगर हम विदेशी व्यापार की बात करें तो विदेशों के अंदर निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण जो वस्तु थी, विदेशों को जो भेजी जाती थी, वो थी मसाला। और विदेशों में जिनके साथ में व्यापार होता था उसमें है चीन, श्रीलंका, फारस, अरब, इथोपिया, बेंजेंटाइन साम्राज्य, और इसी के साथ में हिंद जो महासागर है उसके द्वीपों के साथ में भी सामुद्रिक संबंध था, यानी समुद्र के द्वारा कह सकते हैं क्या होता था? विदेशी व्यापार।
चीन का चिनासुक इस समय प्रसिद्ध था, और चिनासुक क्या था? चीनी रेशम। और ये चीनी रेशम भारतीय बाजार के अंदर बहुत ही लोकप्रिय था। अगर हम बेंजेटाइन साम्राज्य की बात करें तो इस समय यहाँ रेशम और मसाले, ये दो चीज़ें यहाँ को निर्यात भारत द्वारा की जाती थी। और इस समय के अगर हम प्रसिद्ध बंदरगाह की बात करें, बंदरगाह जो थे वो पश्चिमी तट की हम बात करें तो पश्चिमी तट पर था भरगू कच्छ, मेन बड़ौच, और पूर्वी तट पर क्या था? ताम्रलिप्ति। और जो भरगू कच्छ है, इसके अलावा इस तट पर और भी बंदरगाह थे, अन्य बंदरगाह थे, जैसे केम्बे, सोपार और कल्याण। ताम्रलिप्ति देखो कहाँ स्थित था? इसकी स्थिति ताम्रलिप्ति की घंटसाला, कदूरा और गंगा के मुहाने पर ये स्थित था। भारत में देखो इसमें आयात होने वाली, हम आयात की बात करते हैं। भारत में क्या क्या आयात होता था? चीन से क्या होता था? रेशम। इथोपिया से हाथीदांत, और अरब, ईरान और बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया, यहाँ से क्या होता था? घोड़ों का आयात होता था। निर्यात की बात करें तो निर्यात की वस्तुओं में जो मुख्य रूप से थी वो कौन सी थी? मसाले, मोती, वस्त्र, हाथीदांत और नील, ये निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तुएं थी। जो ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह है, ताम्रलिप्ति के बारे में, यानी इस समय व्यापार बहुत ही समृद्ध था, इसका उल्लेख रघुवंश में भी हमें देखने को मिलता है, और दूसरी किस में देखने को मिलता है? 10 कुमार चरित्र में। रघुवंश किसका है? कालिदास का। और 10 कुमार चरित्र किसका है? दंडीन का। अगर हम इस समय के राजस्व स्रोत की बात करें, राजस्व के स्रोत कौन कौन से थे? तो भू राजस्व तो सबसे पहले था, और इसे क्या कहा जाता था? उसमें भाग कहा जाता था, और ये कितना था? 1/6 भाग। दूसरा था इसके अंदर भोग, इन राजा को प्रतिदिन क्या देना था? फल फूल और सब्जियां जो भेंट में दी जाती थी वो क्या होता था? भोग। इसके अलावा देखो उपरीकर है, उद्रंग हैं, ये भी एक प्रकार के क्या थे? भूमि करे थे इस समय की। और भूमि करे जो है, इसकी अदायगी नगद रूप में भी की जा सकती थी, जिसे हिरण्य कहा जाता है, और अन्न के रूप में भी की जा सकती थी, जिसे क्या कहा जाता है? में। इन दोनों रूपों में की जा सकती थी। और भू राजस्व की बात हम कर चुके हैं कि 1/6 भाग था। और राजस्व के अन्य जो स्रोत हम बात करें कि अन्य स्रोत कौन से थे, तो एक तो भूमि है, अभी हम चर्चा कर रहे हैं, और दूसरे रत्न जो हैं, ये उद्योग है, खाने हैं, नमक है, इन उद्योगों से भी राज्य को राजस्व मिलता था। और इसमें 2-3 नामों की चर्चा हम करते हैं इसके अंदर कि ध्रुवाधिकरण कौन था? अधिकारी है ये। भूमि कर जो संग्रह करता था उस अधिकारी को क्या कहा जाता था? ध्रुवाधिकरण। और दूसरा एक नाम आता है महाक्ष पटलिक, या इसे कार्णिक भी साथ में कार्णिक, वह कार्णिक, अलग अलग हैं दोनों। ये क्या करते थे? भूलेखों को जो थे उनको सुरक्षित रखने का कार्य ये करते थे। अग्रहार क्या थे? यानी मंदिरों और ब्राह्मणों, इन्हें जो दान में भूमि मिलती थी, कर मुक्त भूमि, उसे क्या कहा जाता था? अग्रहार। इस समय के अगर हम सामाजिक जीवन की बात करें तो इसके अंदर ब्राह्मण
जैसा फायान ने भी बताया था, ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान था और इसके 6 कर्तव्य बताए गए हैं ब्राह्मण के। पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, 4 हो गए। और फिर है दान लेना भी और देना भी। तो ये 6 कर्तव्य किसके हैं? ब्राह्मणों के हैं। और न्याय संहिताएं कहती हैं इस समय कि इस समय जो ब्राह्मण की परीक्षा है, यहाँ परीक्षा की बात करेंगे हम। ब्राह्मण की जो परीक्षा है वो किससे करनी चाहिए जी? तुला से। अक्षत्रिय की परीक्षा किससे करनी चाहिए? अग्नि से। न्याय संहिता कहती हैं ये। और जो वैश्य है उसकी परीक्षा किससे? पानी से या जल से। और शूद्र की किससे करनी चाहिए? विष से। एक चीज और आती है यहाँ कि जाति के रूप में एक जाति नई उत्पन्न होती है, कायस्थ। इसका उल्लेख हमें सबसे पहले किसको में देखने को मिलता है? गुप्त काल में। और प्रथम उल्लेख इसका किसने दिया था? याज्ञवल्क्य ने। और इस समय महिलाओं का उपनयन संस्कार बंद हो गया, यानी महिलाओं का उपनयन संस्कार है वो गुप्त काल के अंदर बंद हो गया था। अब थोड़ी सी चर्चा हम ये कर लेते हैं कि इस समय को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। यानी फायान का उल्लेख है जो हम देखते हैं कि फायान ने क्या बताया कि गुप्त काल के अंदर क्या था? धार्मिक सहिष्णुता थी। क्यों कहा जाता है पूरे की संक्षिप्त थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर सरल दंड व्यवस्था थी, घरों के अंदर ताड़ों का अभाव था, प्याज लहसुन का जनता उपयोग नहीं करती थी, यानी इनका असेवन किया जाता था। जो यानी ये जो चीज़ें हैं वो किसको दर्शाती हैं? एक तो कि यहाँ पर अपराध जो बढ़ती थी इसकी न्यूनता को दर्शाते हैं कि ये लगभग नहीं के बराबर थी। संपत्ति की सुरक्षा थी इस समय, अहिंसक थे लोग, यानी प्याज लहसुन का प्रयोग करते थे, और सात्विक प्रवृत्ति को दर्शाती है। अगर हम मौर्यों के बाद की बात करें तो मौर्यों के बाद जो राजनीतिक एकता है और सुव्यवस्था हमें कहाँ देखने को मिलती है? गुप्त काल के अंदर ही देखने को मिलती है। और गुप्त काल के अंदर अर्थव्यवस्था का क्या हो गया? मौद्रीकरण हो गया। अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण हमें कब देखने को मिलता है? गुप्त काल के अंदर। यहाँ पर उद्योग और व्यापार ये क्या थे जी? एकदम उन्नत अवस्था में थे। और इसी के साथ में अजंता है, बाघ है, इनके गुहा चित्र, और देवगढ़ का जो मंदिर है और भित्री गांव का जो मंदिर है ये भी कला के क्या है जी? ओके कर दो। जब चालन तो थोड़ा सा है। हाँ अब यूज्ड कर दो, चालू कर दो एक बार क्लीन रिकमेंडेड ए। तो यार। हाँ करूँ मैं? 3 2। ये भी कला के चरमोत्कर्ष को दर्शाते हैं। और इस समय जो मूर्तियां थी किसकी बनी थी? विष्णु की, बुद्ध की, महावीर की। ये भी कला के चरमोत्कर्ष को दर्शाती हैं। अगर हम साहित्य की बात करें इस समय तो साहित्य के अंदर जो मुख्य नाम हैं कालिदास, हरिसेन, विष्णु शर्मा। और विज्ञान की इस समय की हम बात करें, विज्ञान के अंदर जो मुख्य हैं उसके अंदर आर्यभट्ट है, नागार्जुन है, वराहमिहिर है। तो हम कह सकते हैं कि निसंदेह गुप्त युग समग्र प्रगति का युग था। और इसके अंदर कला, वास्तु, मूर्ति, शिल्प, चित्रकला,
साहित्य, वैज्ञानिक प्रवृत्तियों का अवतरण, मुद्रा प्रासरण, इन सभी के कारण गुप्त काल क्या था? स्वर्ण युग था, यानी सर्वश्रेष्ठ युग था। और इस समय हमें राजनीतिक एकता, प्रतापी सम्राट, आर्थिक वैभव, धार्मिक सहिष्णुता, विदेशियों को हिंदू धर्म में सम्मिलित करना, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, संस्कृत साहित्य की प्रगति, ललित कला की उन्नति, और विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार। तो इसके कारण हम कह सकते हैं कि निस्संदेह गुप्त काल है, उसका प्राचीन भारत के अंदर श्रेष्ठ स्थान था, और इसलिए इसे हम किस नाम से पुकारेंगे? स्वर्ण युग के नाम से पुकारेंगे। तो गुप्त काल में